नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिस पर आपने पिछले कुछ समय में काफी कुछ सुना और पढ़ा होगा। भारत में हिजाब विवाद। लेकिन आज हम इसे किसी शोर शराबे या टीवी डिबेट के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुलझे हुए विश्लेषण के तौर पर समझेंगे। ये चर्चा पत्रकार फजल और शिक्षा व संविधान की रिसर्च स्कॉलर सना जी के बीच हुए एक बेहतरीन इंटरव्यू पर आधारित है। हम बिना कोई पक्ष लिए इस विवाद के हर पहलू को पूरी तटस्थता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 6 अहम हिस्सों में बांट रहे हैं। हिजाब के महत्व से लेकर छात्राओं पर इसका असर, यूनिफॉर्म बनाम अधिकार की बहस, मीडिया की भूमिका, हमारा संविधान क्या कहता है और अंत में इसके समाधान पर हम नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हिजाब का महत्व और ये विवाद। इंटरव्यू की शुरुआत में ही फजल ने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछ लिया। आखिर मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब का धार्मिक और सामाजिक महत्व है क्या? क्योंकि किसी भी विवाद को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। इस पर सना जी का जवाब एकदम स्पष्ट था। उन्होंने समझाया कि हिजाब कई महिलाओं के लिए सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उनकी धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत सम्मान और सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा है। कुछ महिलाएं इसे अपनी धार्मिक जिम्मेदारी मानती हैं, और सबसे अहम बात, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारा संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपने पहनावे की पूरी आज़ादी देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। इस पूरे विवाद का मुस्लिम छात्राओं पर कितना गहरा असर पड़ा। फजल का अगला सवाल भी यही था कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। स्कूलों के परिसरों से शुरू हुई ये बात अचानक अदालतों और पूरे देश की चर्चा का विषय कैसे बन गई। दरअसल इस विवाद की जड़ में दो अलग अलग दृष्टिकोणों का टकराव था। एक तरफ वो शैक्षणिक संस्थान थे जो अपने यूनिफॉर्म नियमों को सख्ती से लागू करना चाह रहे थे, जिसके चलते हिजाब पर रोक की बात सामने आई। और दूसरी तरफ वो छात्राएं थीं जिनका साफ कहना था कि इस रोक से उनके धार्मिक अधिकारों का सीधा हनन हो रहा है। ये टकराव था संस्थागत नियमों और व्यक्तिगत आस्था के बीच। अब जरा इस बात की गहराई और इसके दर्द को समझिए। सना जी ने बताया कि कई छात्राएं खुद को अपनी पढ़ाई और अपनी धार्मिक पहचान के बीच बुरी तरह फंसी हुई महसूस करने लगीं। हालात इतने मुश्किल हो गए कि कुछ लड़कियों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ने की बात कह दी, क्योंकि वे अपना हिजाब नहीं हटाना चाहती थीं। जाहिर है, ये सिर्फ अनुशासन या नियमों की बात नहीं रह गई थी, ये सीधे तौर पर इन छात्राओं के भविष्य का सवाल बन चुका था। इस सार्वजनिक बहस ने छात्राओं पर बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। उनमें असुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ी। कई मुस्लिम महिलाओं को ऐसा लगा जैसे उनकी धार्मिक पहचान को खुलेआम सार्वजनिक रूप से चुनौती दी जा रही हो। एक प्रशासनिक सा लगने वाला मुद्दा वास्तव में छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य और उनके आत्मविश्वास पर बहुत गहरी चोट कर रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, अधिकार बनाम यूनिफॉर्म के नियम। यहां फजल ने एक ऐसा सवाल उठाया जो इस मुद्दे का दायरा और बड़ा कर देता है। क्या ये वाकई सिर्फ एक स्कूल ड्रेस या यूनिफॉर्म तक सीमित मुद्दा था, या फिर बात भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों तक पहुंच चुकी थी? सना के विश्लेषण के मुताबिक ये मामला सिर्फ कपड़ों तक कभी था ही नहीं, ये सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान और हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही इसकी विविधता है, जिसका मतलब यह है कि अलग अलग समुदाय अपनी पहचान के साथ एक साथ सम्मान से रह सकें। तो ये बहस महज शिक्षा या यूनिफॉर्म की नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की भी बन गई। भाग 4, मीडिया और राजनीति की भूमिका। अब जहां इतना संवेदनशील मुद्दा हो, वहां मीडिया और राजनीति कैसे पीछे रहते? इंटरव्यू में इस बात पर खास जोर दिया गया कि कैसे टीवी डिबेट्स और राजनीतिक बयानों ने इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय इसे एक सीधे टकराव का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को बेवजह निशाना बनाया गया और उन पर टिप्पणियां की गईं। नतीजा क्या हुआ? समाज में ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ गया। और सबसे अफसोस की बात यह रही कि जो असली मुद्दा था, यानी महिलाओं की शिक्षा, वो इस पूरे शोर शराबे में कहीं गुम होकर रह गया। भाग 5, संविधान क्या कहता है। अगर हम कानून की किताब की तरफ लौटें तो यहाँ एक दिलचस्प पेचीदगी देखने को मिलती है। एक तरफ हमारा संविधान हर नागरिक को अपने धर्म, अपनी अभिव्यक्ति और शिक्षा की पूरी आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही ये शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसर में अनुशासन और नियम बनाए रखने का भी पूरा अधिकार देता है। यानी ये दो बिल्कुल वैध और अहम अधिकारों के बीच का आमना सामना है। और यही बात सना जी ने बहुत ही शानदार तरीके से रेखांकित की है। असली संवैधानिक चुनौती इन दोनों अधिकारों के बीच एक सही बैलेंस यानी संतुलन बनाने की है।
एक ऐसा संतुलन जहां स्कूलों का अनुशासन भी बना रहे और किसी भी समुदाय के छात्रों को ये महसूस ना हो कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। अब आते हैं अपने अंतिम और छठे भाग पर, समाधान, यानी शिक्षा और संवाद। तो फिर इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता आखिर क्या है? सना जी के अनुसार इसका हल सिर्फ और सिर्फ संवाद और संवेदनशीलता में छिपा है। यह शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे एक ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार करें जहां हर छात्रा बिना डरे पूरे सम्मान और समान अवसर के साथ पढ़ाई कर सके। सरकार हो, समाज हो या फिर मीडिया, सभी को यह समझना होगा कि महिलाओं की शिक्षा किसी भी तरह के कपड़ों के विवाद से लाख गुना ज्यादा जरूरी है। उसे ही हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इस पूरी चर्चा का अगर कोई एक सबसे अहम निचोड़ है तो वो ये है कि एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज में हर महिला को अपनी पसंद और अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जीवन जीने का पूरा हक होना चाहिए। ये कोई ड्रेस कोड की बहस नहीं है, ये मानवीय गरिमा और अधिकारों की बात है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जो कुछ भी हमने सना जी और फजल की इस बातचीत से समझा है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम एक समाज के तौर पर इतने परिपक्व हो सकते हैं कि पहनावे की इन बहसों से ऊपर उठकर हर हाल में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को सबसे ऊपर रख सकें? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका